स्थितियां तो आपके सामने हैं। हमारे वक्ता साथियों ने भी बताने का काम किया आप लोगों को। कल का जो दिन था, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पे कल विरोध प्रदर्शन का दिन था। पूरे प्रयागराज मंडल में मिर्जापुर से लेकर के मारीपत तक सारी शाखाओं के द्वारा बोनस की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन, गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। चर्चा थोड़ी होनी चाहिए साथियों। बोनस दशहरे से पहले उद्घोषणा करना है सरकार का नैतिक दायित्व हुआ करता है, लेकिन इस बार विलंब हो रहा है। इस संबंध में NFIR के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर M राघवैया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह साहब के द्वारा 11 अक्टूबर को रेल मंत्री से मिलकर के बोनस अनाउंसमेंट के लिए बात की गई थी। आश्वासन भी मिला था कि बोनस की उद्घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाएगी। 13 तारीख को NFIR ने नोटिस भी देने का काम किया रेल मंत्री को कि अभी तक बोनस की उद्घोषणा नहीं की गई। मित्रों, मौखिक आश्वासन मिलने के उपरांत कोई अभी तक इस तरह का आश्वासन नहीं मिल पाया। 16 अक्टूबर को NFIR के द्वारा फिर प्रयास किया गया, वार्ता की गई। विवश होकर के NFIR के जो हमारे शिखर नेतृत्व राघवैया साहब हैं, उन्होंने इस तरह का आह्वान करने का काम किया कि NFIR से एफिलेटेड भारतीय रेल के अंतर्गत जितने भी श्रम संगठन है रेलवे के अंदर, वो सारे जोनों में एक दिन का धरना प्रदर्शन देके सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। मित्रों, कल इलेक्ट्रिक लोको शेड में धरना प्रदर्शन, मीटिंग और प्रदर्शन का काम किया गया और कानपुर परिक्षेत्र के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे सायंकाल 3 बजे से लेकर के एक भव्य मीटिंग का आयोजन करने के उपरांत सारी शाखाओं ने मिलकर के एक जोरदार प्रदर्शन करके भारत सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, हमारे बहुत से साथी ट्रैक्शन मशीन सेट से भी गए थे, इलेक्ट्रिक लोको सेट से भी गए थे। मैं उन्हें इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम जो नौजवान साथी आज NCRS और NFIR के आह्वान पे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक मजबूत स्तंभ आपका तैयार होने का काम हो रहा है। अभी हमारे वक्ता साथी बोल रहे थे मित्रों निगमीकरण और निजीकरण पे। पिछले दिनों सीनियर डी महोदय को एक इनफॉर्मल मीटिंग का हमने एजेंडा दिया था, शाखा के साथ बैठक भी हुई थी। मित्रों, निजीकरण, निगमीकरण, प्राइवेट ठेकेदार के काम को बंद कराने के लिए चर्चा हुई थी और विधिवत रूप से चर्चा हुई थी। मित्रों, सीनियर डी महोदय का यही कहना था कि यहाँ का कर्मचारी भाग जाता है। प्रशासन के पास हमारी सबसे कमजोर कड़ी इसी बात की है। मित्रों, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी। प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारी यहाँ काम नहीं करेंगे। हमारा कर्मचारी भाग जाता है, हम अपने कर्मचारी, अपने साथियों से अपील करेंगे, हम समय से आएंगे, समय से जाएंगे, लेकिन अपना काम हम प्राइवेट हाथों में देने का काम नहीं करेंगे। इस पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं मित्रों, अंदर खाने में क्या स्थिति बनती है। कोई हमारा काम छीन के ठेकेदार के हाथ में जाता है तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन के लोगों को, सरकार में बैठे नौकरशाहों को फायदा होता है, और फायदा कोई भी प्रशासनिक आदमी उठाने का प्रशासनिक अधिकारी काम करता है। यूनियन फोरम पे जब बातें उठती हैं तो यही बात होती है, कर्मचारी यहाँ समय से नहीं रहता है, भाग जाता है। ये देखना प्रशासन को है, लेकिन काम हम अपना छीनने नहीं देंगे, काम प्राइवेट हाथों में जाने नहीं देंगे। ये संकल्प आप सभी लोगों को लेने की जरूरत है। मित्रों, निश्चित रूप से भविष्य पे आपके कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है। अभी हमारे वक्ता साथी बोल रहे थे
डीएम साहब पे एक बार नहीं कई बार इस तरह के खतरे मंडरा चुके हैं। मैं कॉम्पिटेंट इस यूनिट की बात कर रहा हूं और यूनियनों को आगे आना पड़ा, इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ी है। सीनियर डी साहब को तो तड़फड़ाहट हो रही होगी, उनका जो ठेकेदार था उसका काम बंद हो गया, जो भी उनका स्रोत था बंद हुआ। उसके बाद 2-3 और कर्मचारी प्राइवेट ठेकेदार के थे, उस पर भी हमने आपत्ति दर्ज कराई, वो भी बंद करना पड़ा मित्रों। अब उनके पास रास्ता क्या है कि घूम घूम के कर्मचारी की हाजिरी चेक कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए दबाव दे रहे हैं कि फला कर्मचारी 4 अगर कर रहा है तो आप भी 4 करिए। थोड़ा सा संयम की जरूरत है मित्रों। ऐसा नहीं कोई निरंकुश अधिकारी यहाँ पे बहुत दिन स्वच्छंद विचरण करने पाएगा, उस पर भी अंकुश लगाने की व्यवस्था हम लोगों के पास है। अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, समय से आइए, समय से जाइए, कार्यस्थल पे रहिए। इसके उपरांत भी अगर सीनियर डी महोदय कुछ इस तरह का प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं मित्रों, अगर अनायास दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ प्रशासनिक लोगों के भी माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको पता ना हो तो पता कर लें। यहाँ के जो पूर्व के सीनियर डी यहाँ पे रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। सारस्वत जी थे, ऑपरेशन से आए थे आगरा से, सीनियर डी यहाँ पे थे, कर्मचारियों को मशीन पे जाके अपशब्द बोलने का काम उन्होंने किया था। हमारे पुराने साथी आज भी गवाह हैं। यही कमेटी हाल में यहीं पे मीटिंग हो रही थी, जब नीचे उतरे तो इतना तेवर उनका गर्म हुआ करता था कि बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। यही एनसीआरएस की शाखा थी, यही हम लोग थे, जबरदस्ती उनको रोक के आरपीएफ को बुलाने का काम कर रहे थे, जीआरपी को फोन करने का काम कर रहे थे। अंततोगत्वा कोई भी यहाँ नहीं आया और आधे घंटे तक मुंह से उनके फैन निकल गया था मित्रों। और माफी मांगने की याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि ट्रेड यूनियन और संगठन किसी का गिरवी और किसी के जो है रहनुमाई पे नहीं चलता है। एक कर्मचारी की ताकत है, कर्मचारी के सम्मान और अधिकार के लिए हम यहाँ पे खड़े होते हैं मित्रों। तो सम्मान अधिकार से कोई समझौता करने का काम नहीं होगा। सीनियर डी महोदय को अगर पता न हो, पता कर ले। अगर मन में कुछ खुराफात इस तरह की है तो अपने मन के खुराफात को बाहर करने का काम करें। हम कतई समझौता करने का काम नहीं करेंगे। निजीकरण सहयोग आपका केवल इतना चाहिए कि आप समय से आइए, समय से जाइए। कुछ मेरे साथी यहाँ पे ऐसे थे, मुझे भी सुनने को मिला कि कह रहे थे कि मैं कल तक यूनियन में था तो 4 बजे टोकन चेक नहीं होता था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कल तक यूनियन में थे तो प्राइवेट ठेकेदार के काम को बंद कराने का काम आपने क्यों नहीं किया? ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी थी, आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे। कर्मचारी को आधे घंटे की फुर्सत अगर मिल जाएगी, समय से पहले चला जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा मित्रों। मैं तो कहता हूं हम लोग तो 8 बजे आते हैं, 7 बजे तक कार्यालय में रह के काम करते हैं मित्रों। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में नए साथी आ गए हैं, 40-40, 45-45 साल उनकी नौकरी है। उनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन उनके भविष्य को देखने का काम करेगा? जो श्रम संगठन चला रहे हैं लोग, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कर्मचारियों के भविष्य के लिए? ये चिंतन करने की बात है। हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हल्की बात नहीं होनी चाहिए। बात करो तो इस तरह की करो जो स्तर की बात हो। श्रम संगठन चलाने वालों का नैतिक दायित्व यही हुआ करता है मित्रों। दूसरा इशू में चर्चा करूंगा साथियों, निगमीकरण पे ही। सैंक्शन स्टैंड आरएस कैडर की जितनी है, ऑन रोल स्टाफ उतना हो गया है। चाहे एसएससी की देखिए, जेई में देखिए, एमसीएम, ग्रेड 1, ग्रेड 2, स्किल्ड हेल्पर, एसेंशियल कैटेगरी में भी हो गया है। लेकिन अभी 15 दिन पहले हेडक्वार्टर से एक चिट्ठी आई है 54 पदों को सरेंडर करने के लिए। जस्टिफिकेशन बना के प्रिंसिपल सी महोदय ने भेजा है। सरेंडर किन पदों का होना है? टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 14 पद, टेक्नीशियन स्किल्ड के 12 पद, फ्रंटमैन के 3 पद, हेल्पर के 25 पद।
वार्षिक बचत प्रशासन दिखा रहा है 3,22,00,000 की। इतने पदों का सरेंडर होगा तो हमारा साल में इतना पैसा बचेगा मित्रों। 3,22,00,000 की बचत का मतलब क्या है कि ठेकेदार को काम देने के लिए इसका इंतजाम हो रहा है। हमारे पदों के साथ, हमारे अस्मिता के साथ कुठाराघात हो रहा है मित्रों। ये कौन इसको बचाने का काम करेगा, कौन इसका विरोध करेगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है? मान्यता प्राप्त श्रम संगठन चलाने के नाते सर्वप्रथम इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेने का काम करते हैं मित्रों। हमने इसके विरोध करने का काम किया है। सीनियर डीआरएस महोदय से हमने चिट्ठी के माध्यम से विरोध करने का काम किया है कि इलेक्ट्रिक लोको शेड के भी जो काम प्राइवेट ठेकेदार कर रहे हैं उस पे महोदय तुरंत अंकुश लगाइए। हमारे पास कर्मचारी इतनी संख्या में हो गया है कि हम अपना काम बाहर के आदमियों से नहीं करने देंगे। इस पे हमारा विरोध है मित्रों, इस पे एनसीईआरएस का विरोध। संगठन के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है मित्रों। सतर्क रहिए, काम करने की बात है। जवाबदेही आपके सवालों की हमारी बनती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, आपके जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का काम करें मित्रों। ये जवाबदेही एनसीईआरएस की है और मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा देता हूं कि हमारा जो कैडर है एनएफआईआर एनसीईआरएस का मित्रों, आपके जो भी अधिकार और सम्मान है आप चाहे उसके लिए बोलोगे चाहे नहीं बोलोगे, कहोगे चाहे नहीं कहोगे, लेकिन हम लोगों के जो समझ में आएगा, हमारी टीम के जो समझ में आएगा कि नहीं कर्मचारी के प्रति ये गलत प्रशासन कर रहा है, तो उस पे आवाज बुलंद होगी। हम आपके बीच में आएंगे, अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, आपको विश्वास में लेने का काम करेंगे, आपकी समस्याओं के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। ये सोच एनएफआईआर एनसीईआरएस कैडर की है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं मित्रों। कल कानपुर सेंट्रल पे आंदोलन किया गया। कहीं न कहीं सबके मन में इस तरह की बात थी कि धारा 144 चल रही है, महामारी एक्ट चल रहा है, सीटीएम महोदय परमिशन नहीं दे रहे हैं, जीआरपी आरपीएफ परमिशन नहीं दे रही है। सैकड़ों की तादाद में वहां हमारा कर्मचारी एकत्रित होगा, टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपके अधिकार की भी बात है, हमारा उत्पादकता का बोनस है। सरकार हमें भीख देने का काम नहीं करती है मित्रों। साल भर जो हम कमाई करते हैं उसका कुछ अंश लाभ के रूप में जो दिया जाता है बोनस के रूप में, वही हम अपना मांगने का काम कर रहे हैं। अगर हम छोटे मोटे टकराव से डरने लगे, छोटी मोटी झंझट और इन सब समस्याओं से डरने लगे, तो श्रम संगठन कैसे रन करेगा, श्रम संगठन का संचालन कैसे होगा मित्रों। कल स्थिति वहां बन रही थी, लेकिन बहुत प्रशासन ने भी विवेक का परिचय दिया। आरपीएफ और जीआरपी के लोग स्वयं आगे चल के मैनेज कराए, जुलूस हमारा सारा चीज मैनेज हुआ मित्रों। फोटो आप लोगों ने भी देखा होगा। हमने अपनी आवाज को सिविल एलआईओ के लोगों के माध्यम से, रेलवे इंटेलिजेंस के माध्यम से, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है मित्रों। रूपरेखा हमारे एनएफआईआर के जो शीर्ष नेतृत्व करता है बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कई दिन शेष है। जो भी आदेश हम लोगों को मिलेगा भविष्य में, आजकल में जो भी निर्देश वहां से आता है, रूपरेखा आपके बीच में बनाने का 2 मिनट और आपका समय हुआ, सोचना है आप लोगों को। शाखा अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, नए हमारे साथी आए हैं, उनका भविष्य खतरे में है। ये तो अपना समय काट लिए हैं मित्रों, 2 महीना शेष है, लेकिन 2 महीना पहले ही आगाह करने का काम कर रहे हैं। हम भी 5 साल हैं आपके बीच में। आप लोगों का टेन्योर लंबा है मित्रों, सोचना है आप लोगों को है कैसे ये सब चीजें चलेगी, कैसे आप लोग मैनेज करोगे। एक सुझाव मेरा है आप लोगों को कि कार्यस्थल पे समय से आए, समय से जाएं, बाकी की समस्याएं श्रम संगठनों पे छोड़ दें। सीआरएस उसके लिए आपकी समस्या को रूबरू होके, समस्या से संघर्ष करके उसका समाधान कोई न कोई निकालने का काम करेगी। लेकिन समय से आना, समय से जाना, ये निर्णय आपको करना ही पड़ेगा। पीएम 7 में फिर बंद लॉकआउट करने की व्यवस्था हो रही है।
यहाँ से नहीं हो रही है। ये रेलवे बोर्ड स्तर का मामला है, प्रोडक्शन का मामला है, काम की कमी यहाँ दिखाई जा रही है। और जैसा कि सरकार करती है, इलाहाबाद में सीएसपी प्लांट बंद करा के वहाँ के जो भी सरप्लस कर्मचारी थे पूरे डिवीजनों में उनको मर्जर किया गया था। ये कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है आपके यहाँ पे भी। आप दिन भर यहाँ रहिए, अधिकारी को ये मौका मत दीजिए कि वो आपके विरोध में कोई रिपोर्ट इस तरह की बना के भेजे कि हम वहाँ पे कैमरा लगा के देख रहे हैं, कर्मचारी यहाँ पे साफ में नहीं है, सेक्शनों में नहीं है। ये चिंतन आप लोगों को करने की जरूरत है। साथियों, सरकार की स्थिति हम क्या बताएं। जनवरी 2020 का डीए फ्रीज हो गया, महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया, जुलाई से मिलने वाला वो भी अभी फ्रीज है आपका। कोरोना संकट में श्रम संगठनों ने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया। सरकार को ये लगने लगा कि हमारी कार्रवाई से ये लोग भयभीत हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों को आगे आना पड़ेगा मित्रों। संघर्ष के लिए हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ेगा। इसके लिए मन सबको बनाने की जरूरत है। लोकल समस्याएं तो जो है, आप लोग अगर चाहे सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, तो ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है। अधिकारी अकेले हैं, आप यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं। कोई ऐसा चाबुक चलने का काम नहीं हो सकता है। श्रम संगठन उस पर विराम लगाने का, लगाम लगाने का काम करेगा मित्रों। समस्याओं की एक और बात है, अभी हमारे वक्ता साथी बता रहे थे, समस्याओं के लिए जहाँ समाधान होता है तो श्रेय लेने की श्रम संगठन चलाने के नाते होड़ होती है, श्रेय लेना भी चाहिए। आज हमारा मंच लगा एनसीआरएस का, हम अपनी बातों को कह रहे हैं, कल हमारे दूसरे साथियों को लगेगा वो भी अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन ईमानदारी के तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कौन कर रहा है, इसके न्यायाधीश आप लोग हैं, इसके जज आप लोग हैं। ये निर्णय आप लोगों को देना पड़ेगा, ये फैसला आप लोगों के हाथों में है मित्रों। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक समय था कानपुर महानगर के सामने एक समस्या ये थी कि इलाहाबाद में जितना रेल का कर्मचारी है उतना रेल का कर्मचारी कानपुर महानगर में भी है। इलाहाबाद में डीआरएम बैठते हैं, जीएम बैठते हैं, सारे एचओडी अधिकारी बैठते हैं मित्रों, अपने इलाज के लिए, अपने देखभाल के लिए, अपने कर्मचारियों को देखभाल के लिए वहां पे दसियों के तादाद में रेलवे पैनल पे नर्सिंग होम टाई अप कर लिए गए थे। आज की नहीं, 13-14 के दशक की बात बता रहा हूँ, 14-15 की। कानपुर में कोई नर्सिंग होम नहीं था। यहाँ हम लोगों ने इस आवाज को उठाया, सीएमएस के सामने उठाया। 10-10 दिन तक हम लोगों ने रेलवे अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया। कितने हमारे अकाल काल कौलित हो गए कर्मचारी बीच के। तब जाकर के हम लोग यहाँ पे कानपुर में रीजेंसी, मधुराज, चांदनी, कुलवंती, भार्गव ये अस्पताल ले पाए हैं मित्रों। अभी बीच में रीजेंसी का टाइप खत्म हो गया था एक शिकायत पे, 2.5 महीना लग गया मित्रों। महामारी एक्ट लगा था, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते थे, लेकिन पत्राचार के माध्यम से जो भी अधिकारी आया, सीएमडी से लेकर के डीआरएम, सीनियर डीपीओ, सबसे मिलके एजेंडा देके, अभी आखिरी बार डीआरएम महोदय आए थे तो उनसे इतनी लंबी डिस्कस हुई कानपुर सेंट्रल पे, खड़े खड़े बात हुई मित्रों। उनका कहना था कि आप लोग रीजेंसी के टाई अप के लिए पीछे क्यों पड़े हैं। मित्रों, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज रीजेंसी की जो गुणवत्ता है कानपुर महानगर में, कोई भी नर्सिंग होम उस गुणवत्ता के काबिल नहीं है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। कानपुर नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, जिनकी फीस 1000 रुपया है, आज हमारा रेल कर्मचारी, उसका परिवार, रिटायर्ड पर्सन अगर जाते हैं तो अपना आई कार्ड की फोटो कॉपी लगाने के बाद 135 रुपए में वही डॉक्टर देखता है। डायलिसिस के हमारे जितने पेशेंट हैं,
किसी अन्य अस्पताल में मधुराज को छोड़कर डायलिसिस नहीं हो पाती है, और मधुराज की भी स्थिति ऐसी है कि रीजेंसी के बराबर उसके पास मशीनें नहीं। 5-5 यूनिट रीजेंसी के पास है मित्रों। गोविंद नगर में है, सर्वोदय नगर में 2 है, परेड में है, मोती झील के पास है। जहां जिसको सुविधा होती है वहां पे एडमिट होकर अपना इलाज कराता है। ये तमाम तार्किक बातें हमने रखने का काम किया। सेटिस्फाई होने के बाद प्रशासन ने पुनः उसको जो है टाई अप करने का काम किया। मित्रों, ये उपलब्धि आप लोगों को इस समय फेसबुक व्हाट्सएप पे भी हमारे साथी चला रहे थे। मैं आप लोगों से इसलिए इन बातों की चर्चा करता हूं कि अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो सफलता भले मिलने में देर हो, लेकिन सफलता मिलती है। मित्रों, ये हमारा अनुभव अपना कहता है 33-60 ट्रेड यूनियन का। बाकी मैं दूसरे की बात नहीं करता। विफलता भी मिलती है, लेकिन विफलता मिलने का मतलब ये नहीं हुआ करता है कि हम हताश होकर हार मान के बैठ जाएं। फिर से हम खड़े होंगे, फिर से हम प्रयास करेंगे, फिर से नई ऊर्जा के साथ हम आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन हम हार मानने वाले एनसीआरए से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। प्रमोशन के संबंधित बातें हैं, ट्रांसफर से संबंधित बातें हैं। मित्रों, बहुत सारे आंदोलन हुआ करते हैं, यहाँ से लेकर इलाहाबाद डिवीजन तक। आंदोलन करना तो यूनियन वालों का काम ही है मित्रों, ये सब कोई नई बातें नहीं है। समय भी ज्यादा हो रही है मित्रों। एक बात का आह्वान करूंगा साथियों कि अगर शाम तक कोई इस तरह का निर्देश हमारे उत्पादकता बोनस के लिए आता है फेडरेशन के द्वारा, NFIR के द्वारा, जिस तरह की भी रणनीति बनेगी, हम संगठन चलाने वाले लोग, हम NCRES NFIR के साथी पुनः आपके बीच में आने का काम करेंगे। संपूर्ण रूपरेखा से आपको अवगत कराने का काम करेंगे। आंदोलन का जो भी रूप होगा आपको साथ लेके, आपके सहयोग को साथ लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय NCRES, और सभा समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।